नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड की तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित स्वरोजगार के क्षेत्र में जिन्होंने अपना रोजगार अपनाया है, ऐसे पौड़ी गढ़वाल चौबट्टा खाल तहसील की क्यूमंज गांव की नूतन पंथ से आपसे रूबरू करा रहा हूँ। लीजिए उन्हीं की वाणी से उन्हीं की बात सुनते हैं। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि आपको उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार के क्षेत्र में 2023 का तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके पीछे का उद्देश्य एवं आपका स्वरोजगार अपनाने का तरीका क्या आप हम सबको बताएं? नमस्कार। सादर धन्यवाद और सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से। 2023 में मुझे उत्तराखंड सरकार ने तिलु रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो वो किया था मुझे स्वरोजगार के क्षेत्र में। मैंने 2019 में अपना स्वरोजगार शुरू किया था। इससे पहले मैं भी नौकरी करती थी देहरादून में, कंप्यूटर ऑपरेटर थी मैं पासपोर्ट ऑफिस में। और इसके बाद मैंने रिवर्स माइग्रेशन किया और घर में ही कुछ काम करने की सोची। तो मैंने सबसे पहले मशरूम से जो है मशरूम उत्पादन से अपना स्वरोजगार शुरू किया था। 2 साल मैंने लगातार किया और उसके बाद मैंने स्वरोजगार जो है अपना बढ़ाया है, जिसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्म और फिशिंग पे काम किया और साथ में बागवानी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उत्तराखंड सरकार ने मुझे सम्मानित किया था। आपने जैसे रोजगार में कौन कौन सी उद्योग धंधे अपनाए हैं, क्या आप बताएंगे और किस मात्रा में आज चल रहे हैं? जी, उद्योग धंधे तो मैंने मशरूम से ही शुरू किया था। मैं आपको बता दूं कि पौड़ी गढ़वाल में जो है सबसे पहली हट बनी है मेरी मशरूम की। वैसे तो कई लोग जो है पुराने जो पारंपरिक मकान होते थे कच्चे, कई उसमें करते थे, लेकिन जो उसके लिए एक अलग से हट बनती है वो पौड़ी गढ़वाल में सबसे पहले मेरी ही बनी है। तो उसमें लगभग हम जो है एक साथ में 1000 से ऊपर बैग लगा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उसकी। और अगर अच्छे से जैसे उसमें होता है ह्यूमिडिटी का होता है, टेम्परेचर का होता है, अगर अच्छे से मेंटेन हो, मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा उसमें उत्पादन होता है और बहुत अच्छी लागत जो है हमें मिल सकती है उसमें। मछली पालन में भी आप बात कर रही हैं कि मछली? हाँ जी। अब जैसे जी अब जैसे मच्छियाँ जो है पहले लोगों ने या तो दुकानों में देखी होगी या बहते हुए गधेरों में देखी होगी। तो लेकिन अब मैंने खुद जो है मच्छियाँ अपने मतलब खेत में जो है हमने एक पॉन्ड बनाया था, फिश पॉन्ड। तो उसमें देखो कुछ मदद तो सरकार ने करी थी, पर ये नहीं है कि जो है 100% करेगी, कुछ परसेंट सरकार करती है। और मैंने जो है 200 वर्ग मीटर का 200 वर्ग मीटर बहुत बड़ा होता है। 200 वर्ग मीटर का मेरा जो पहला तालाब है और उसमें मैंने जो है फर्स्ट सीजन में 6-7 हज़ार मच्छियाँ डाली थी। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। जब मैंने देखा उसमें उत्पादन अच्छा है तो उसके बाद मैंने अभी 2 और बनाए थे। ठीक है, तो वो जो 2 हैं उनको बोलते हैं बायोफ्लॉक। उसमें क्या होता है, मशीन होती है ऑक्सीजन के लिए। अब जो 200 वर्ग मीटर का है तो बहुत बड़ा होता है, तो पानी जब ऊपर से गिरेगा तो ऑक्सीजन खुद ही बन जाते हैं, लेकिन वो खड़े टैंक होते हैं तो उसमें मशीनें फिट हुई हैं। तो अभी मेरे पास और एक पहले का भी था मेरे पास टैंक जो कि पानी को एकत्रित करने के लिए, तो उसमें भी मैंने फिशिंग का ही काम कर दिया। तो अभी वर्तमान में मेरे पास जो है 4 टैंक है मच्छियों के, और सब में मैंने मच्छियाँ डाली भी है। कॉमन क्रॉप है, ग्रास क्रॉप है, पंगास है। पंगास जो है बांग्लादेश की मच्छी है। कई मच्छियाँ जो बाहर की हैं, मतलब प्रजाति की। तो मुझे लगा कि बहुत सही भी है मच्छियों का काम। जैसे रिवर्स प्लाइन आपने किया है, आपने रोजगार अपनाया है, तो क्या इस रोजगार के माध्यम से आप अपने गांव में कुछ लोगों को इस दिशा में काम करने के लिए तैयार कर रही हैं? जी, जब मैंने मशरूम का काम भी पहले शुरू किया था तो हमारे मशरूम में जो है गांव के ही लड़के काम करते थे। और इसके साथ साथ ही अब सरकार जो है सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया कि गांव में जो है महिलाओं के समूह, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। और हमारे यहाँ भी है, मैं समूहों की अध्यक्ष भी हूँ। पोखरा ब्लॉक मेरा है, तो पोखरा ब्लॉक में कई समूह हैं।
और जहाँ हमारी मीटिंगें होती हैं तो मैं वहाँ जो महिलाएं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप करो, आपको जितना भी सहयोग चाहिए वो मैं करूँगी। भाई हम यही कर सकते हैं कि अपना टाइम निकाल के उनको सिखा सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और मैं वो करती हूँ। अभी हमने जो है पोखड़ा के बगल में ही ग्राउंड बैठा है, वहाँ पे भी एक लड़की है तो उसने भी लगाया, तो हमने उसको बैग बना के दिए। अभी जो है धार की बीड़ा है वहाँ पे भी दे रहे हैं, और भी कई जगह हैं, कई लेडीज़ों को जो है हमने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि आप स्वरोजगार करो। चाल खाल में भी कुछ काम कर दिया जी, जैसे चाल आपने कहा खाल। मैंने इस तरह से पानी जी, फिल्टर जी, कर जी, दिया जी। है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता देखो होती चाल खाल का पहले तो हमें भी पता नहीं था कि चाल खाल क्या चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि पानी के स्रोत जो हैं बहुत अधिक मात्रा में सूख रहे हैं, गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि स्वाभाविक है वो सूखेंगे ही। तो आज से 5-6 साल नहीं, 7 साल पहले हमने जो है अपने गांव में ऊपर घड़ियाल घड़ियाल नाम से एक प्रसिद्ध जगह थी, और हमने सुना है कि वहाँ पे बहुत पहले भी खाल हुआ करती थी, जहाँ के पूरे इलाके के जो है गाय बच्चे चलने जाते थे, वहीं पानी पीती थी। धीरे धीरे वो जो है सूख गई थी। तो मैंने तो अपने होते हुए कभी वहाँ पे पानी नहीं देखा 30 साल की उम्र में, लेकिन हमने अपने पुराने लोगों से जो है सुना था। तो हमारा एक NGO है फील गुड लगन, जिसके संस्थापक है सुधीर सुंदरियाल जी, वो है डबरा गाँव के। तो हमने जो है जब उन्होंने हमें प्रेरित किया है कि देखो, उन्होंने ही प्रेरित किया कि हम ऐसा करते हैं। जब जंगली जानवरों का भी आना ज़्यादा हो गया गांव में, अब फिर उन्होंने बताया कि यार अगर चाल खाल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जंगली जानवर भी वहीं तक रुके रहेंगे, पानी वहाँ मिल जाएगा, खाना वहाँ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है हमने शायद विश्व की सबसे बड़ी खाल चाल बनाई है अपने दम पे, और पूरे इलाके के लोग भी आए थे जिन्होंने श्रमदान किया था वहाँ पे। और उसके जो है जहाँ पे खाल चाल है उसके बाईं तरफ पाथर गांव है, दाहिनी तरफ मझगांव है, दोनों गांव हैं। तो पाथर गांव के जो प्रधान जी थे उन्होंने तब कहा था कि हमारे यहाँ का पानी गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है, और जब से वो खाल चाल बनी है तब से वो स्रोत जो है रिचार्ज हो गया है। तो अब वो गर्मियों में सूखता नहीं है, उसमें पानी अवश्य कम होता है पर सूखता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्रोत जी गर्मियों में सूख जाते थे जी और पर्वतीय अंचल में पानी की समस्या हो जाती थी, तो आपने अपने क्षेत्र में इससे ये अनुभव किया है जी कि वो जो हमारे स्रोत हैं वो गर्मियों में भी चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। अब वही है कि प्रैक्टिकली हमने करके देखा है, मतलब मैं ये हवाई बात नहीं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, नहीं, हमने करके देखा है। अब पहले होती थी खेती होती थी, हम हल जोतते थे खेतों में, तो जो बरसात का पानी आता था या कभी भी जब बरसात होती थी वो ज़मीन उस पानी को अपने अंदर खींच लेती थी, जिससे पानी का जो जल स्तर बढ़ा रहता था। अब धीरे धीरे खेत बंजर हो गए, जो पानी आ रहा है वो सब बह के चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर विश्व युद्ध भी छिड़ेगा तो पानी का ही होगा, क्योंकि पानी का जल स्तर इतना जो है कम हो गया है कि कई जगह पानी बिल्कुल खत्म हो गया है गर्मी में। उत्तराखंड का 42 डिग्री टेम्परेचर होना जी, ये जी, चिंता जी। चिंता में डालने वाली बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपने जो संकेत दिया है हाँ हाँ हाँ। जल युद्ध के लिए विश्व बिल्कुल। स्तर पर ये निश्चित है। और हमने अपने यहाँ भी बहुत जगह बनाई है, हमारे गांव में भी बनी है, बल्कि हमने तो ये बोला है हर जगह जाके कि जहाँ तुम्हारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं, पुराने स्रोत हैं, उनके ऊपर आप खाल चाल बनाओ कि कुछ पानी वहाँ एकत्रित हो सके, तो जो है गर्मियों में हमें कुछ उससे फायदा मिले, और बहुत जगह हुआ भी है। जैसे आपने अपना स्वरोजगार अपनाया है, तो जैसे अभी हमारे पर्वतीय अंचल के लोग जो है पलायन कर रहे हैं और 10-15 हज़ार की नौकरी पा करके ही संतुष्ट हैं, तो आपने अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में कुछ अर्निंग का सोचा है कि मेरे इतनी तक हो जाती है? जी देखो, अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें फ़ायदा तो है ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज हमने काम शुरू किया और आज से 1 महीने के बाद हम करोड़पति बन गए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई स्वरोजगार नहीं है, पर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और हम अपने स्वरोजगार से ही जो है अपनी आजीविका चला रहे हैं, और भगवान की दया से बहुत अच्छे से चल रही है ना। तो मैं ये जो हमारे नई पीढ़ी है, जो नौजवान जो लोग हैं, मेरे हिसाब से तो जो 20-25 हज़ार रुपये के लिए भी बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की बजाय अपने घर में रहना चाहिए, अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं और आराम से। मैं अपने मशरूम से ही लगाऊँ, अगर किसी का मशरूम का काम भी बहुत अच्छे से चलेगा तो मेहनत से तो आदमी 40-50 हज़ार रुपये आराम से अपने घर पे कमा सकता है, और घर में ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 40-50 हज़ार रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। अभी वर्तमान समय में सरकार स्वरोजगार की कोई योजनाएं दे रही है ग्रामीण अंचल में? जी जी जी, स्वरोजगार के लिए उसमें क्या है कि
जैसे लोनिंग की सुविधा है बैंक से कि भाई बिना ब्याज के लोन मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मशरूम ही है तो मशरूम हट के लिए भी जो है मनरेगा से मिल जाता है। जैसे फिशिंग का ही कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी पौंड जो है आपके मत्स्य विभाग पौड़ी से भी बन जाएगा, और बचा कुछ अगर अंश कोई नहीं दे, लाभार्थी नहीं दे पा रहा है तो वो मनरेगा से भी हो जाता है। तो सरकार भी कर रही है, इस तरफ काम कर रही है कि कैसे जो है पलायन को रोका जाए, कैसे यहाँ का युवा यही रुके। सरकार आपने स्वरोजगार अपनाया है, रिवर्स पलायन किया है, लोगों को भी अच्छा संदेश दिया है। आगे आप सरकार के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगी कि बृहद स्तर पर इन योजनाओं को चलाए और हमारे जो उत्तराखंड वासी इसको अपनाएं? सरकार ने जैसे लोनिंग की भी व्यवस्था करी है और मैंने खुद भी लिया है, तो मैं खुद जैसे उन्होंने बिना ब्याज के दिया है लोन, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या आती है, कोई भी, मैंने पहले भी कहा है शुरू में कि कोई भी स्वरोजगार आपका ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया कल वो हमें पैसा दे। अब मैंने अगर बाद में इस महीने से लोन लिया तो मेरा जो है वो इसी महीने से किस्त शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कह रही हूँ, सरकार से भी कह रही हूँ और आम जनमानस को भी बता रही हूँ कि स्वरोजगार वही आदमी कर सकता है गाँव में जिसका बैकग्राउंड तगड़ा हो। क्योंकि अगर आदमी स्वरोजगार कर रहा है 6 महीने तक उसके लिए खाना पीना उसका परिवार जो है वो कैसे होगा। तो बैकग्राउंड होना बहुत तगड़ा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिल जाए। अगर हम उसी के सहारे रहे तो साल भर 6 महीने से पहले कुछ हाथ नहीं आता। तो ये चीज़ है, जैसे मतलब बिना ब्याज के लोन है तो उसमें कुछ छूट इतनी होनी चाहिए कि आदमी जो है 6-7 महीने बाद, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें छूट हो, हम ये कह रहे हैं कि पूरा पैसा लौट आए, लेकिन कुछ महीने बाद कि हमें उसकी आमदनी भी पता चले और सही से जो है आजीविका भी चल सके। जैसे अभी शिक्षा के लिए लोन सरकार देती है तो ये कहती है सरकार कि जब वो जो छात्र है, हाँ, वो कोई उच्च शिक्षा में कोई डिग्री प्राप्त कर रहा है उसके बाद ही उसका लोन कटना शुरू होता है। जी जी, तो क्या इसमें ऐसा नहीं है? इसमें ऐसा नहीं है, जबकि इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो गांव में जो लोग सक्षम थे, आर्थिक रूप से सक्षम थे, वो लोग पलायन कर चुके हैं। जो लोग गांव में हैं वो सक्षम नहीं है, नहीं तो वो भी कब का कर चुके होते, वो जंगली जानवर के लिए क्यों रहते वहाँ पे, लेकिन वो सक्षम नहीं है इसलिए वो आ नहीं पा रहे, है ना। और जब सक्षम नहीं है तो वो कैसे स्वरोजगार कर पाएंगे, उनके लिए भी तो चाहिए। तो ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें कुछ की बदलाव आना चाहिए कि जिससे आदमी जो है रिस्क ले सके। बिना रिस्क के तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन लेने की क्षमता हो, और तभी है जब सरकार थोड़ा बदलाव करेगी। आप एक कुशल उद्यमी होने के नाते एक कवित्री भी हैं, तो क्या आप कविता के रूप में कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? कविता मैंने लिखी है, काफ़ी लिखी है, और जो मैंने कविताएं लिखी हैं वो पलायन पे ही लिखी हैं। उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ था, जो सुना था, क्योंकि तब मैं नहीं हुई थी जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तो उस पर भी लिखी है, और जो पहाड़ों में बुजुर्ग लोग हैं उन पे लिखी है। तो मैंने एक कविता लिखी है, लेकिन वही है कि ध्यान नहीं आता एकदम से, लेकिन मैंने जैसे बहुत पहले लिखा था शुरुआत में, और उस चीज़ को मैंने खुद भी महसूस किया है कि हमारा दाना दीवाना बोल दी कि बुबा मिठो तुम्हारू धुबली को दार, जब तक बचू रोलू उगड़े राला द्वार, खड़ा राला मोर संगार, तुम भी आना रह घर। तो नौना बोली कि बुबा जी मितला अपना बाल बच्चों लेके शकुंद, अब नहीं रुके सकू ई भितरी मुंड, आज वह कूड़ी रुआंद बिगलांद बस गाल में चुआंद, आज लवड़ांदी हुई फटाली धवड़ी लगे की भट्यांद, कि हे पुराणों की थाती छऊ, माँ जी की छाती छऊ, बुआ जी की अंगवाल छऊ, भाई बहनों का दगड़े की खिलकुआड़ छऊ, मैं कोई और ही न रे, मैं तुम्हारी धुपली को दार छऊ, हे मन की आज नहीं रहा मैं त्यारा चौका की तीरा की नारंगी की डाली त्यारू बनायू खंदवाड़ छऊ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये थी आज हमारी भेंट वार्ता के क्रम में एक कुशल उद्यमी, कुशल कवित्री और उत्तराखंड सरकार द्वारा तिल्लू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित कवित्री नूतन पंत जी से आज उनसे हमारी भेंट वार्ता हुई। नमस्कार।